हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग कोलॉजी के अलावा कोई दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे कि सर फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक वाला पोर्शन कवर कर दीजिए, उसके बाद आप कोलॉजी को खत्म करके दूसरा कुछ स्टार्ट कीजिएगा। तो ये बात मुझे भी सही लगी क्योंकि एंटीबायोटिक से हर साल 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अगला 4-5 लेक्चर और लेंगे, फार्माकोलॉजी का को एंटीबायोटिक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 41 में स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स यानी एंटी माइक्रोबियल। आज हम केवल जनरल क्लास लेंगे, आज हम केवल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, एंटीबायोटिक्स होते क्या है, डेफिनेशन क्या है। कभी कभी बहुत सारे जो जनरल एग्जाम होते हैं, जो छोटे लेवल एग्जाम होते हैं, वहां क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मैकेनिज्म स्ट्रक्चर आप क्लासिफिकेशन से ही समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, व्हाट इज द कीमोथेरेपी, क्या होता है भाई। कीमोथेरेपी नाम से लग रहा है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। कीमो का मतलब होता है भाई साहब केमिकल, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। जब किसी केमिकल की सहायता से हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस यूजिंग ड्रग दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट या किल माइक्रोब्स विथ मिनिमल हार्म टू होस्ट। यानी किसी भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन को, यानी ब्लड में जो इन्फेक्शन है जो माइक्रोब्स के द्वारा हुआ है, उसको मारने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। बेसिकली किस बेसिस पे काम करता है कीमोथेरेपी, किस तरह से काम करता है कीमोथेरेपी जो है वो काम करता है सिर्फ, देखिए आप क्या, देखिए जब आपको कोई एंटीबायोटिक दी जा रही है या माइक्रो एंटी माइक्रोबियल दिया जा रहा है, तो दो टारगेट एरिया है। एक तो आपके शरीर का सिस्टम है, और दूसरा जो वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर है उसका भी एक बॉडी का सिस्टम है। तो कोशिश ये होती है कि केवल ये माइक्रोब्स के बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करे, आपके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, है ना। इस टारगेट के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को खत्म करना है, यानी खास तरह के केवल बैक्टीरिया को ही किल करने के लिए इस मेडिसिन को हम देते हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये किसी किसी मेडिसिन के, कोई कोई एंटीबायोटिक क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन होता है। इस पे आगे हम डिटेल बात करेंगे। कुछ क्या होते हैं, उसके कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि फोलेट हाइसिंथेसिस होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर फोलेट बनता है, फिर उससे उसका डीएनए बनता है, और डीएनए से वो क्या करता है, बॉडी में आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन से आपको बीमार करता है। तो उसके इस सिस्टम को ही ब्रेक दिया जाए। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड, मेट्रोनिडाजोल, इस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। कुछ बैक्टीरियल जो डीएचएफआर होता है, उसको भी, जो आपका एंजाइम होता है, इसको ही इनहिबिट करके, तो ये अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से बैक्टीरिया काम को हम किल करते हैं, भी आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये तरीका कैसे हम केवल माइक्रोब्स को टारगेट करना है, ह्यूमन को टारगेट या होस्ट बॉडी को टारगेट नहीं करना। अब एंटीबायोटिक्स का अगर क्लासिकल डेफिनेशन अगर आपसे कहें, तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसा शब्द है, नेचुरल सब्सटेंस produced by microorganism that inhibit or kill other microorganism at very low concentration। यानी अगर मैं आपसे कहूं, इसका पुराना कहावत एक गांव में सुना होगा आपने, गांव में अच्छी जगह पे, कि लकड़ी के बड़े से बड़े पेड़ को गिराने के लिए लकड़ी की कुल्हाड़ी का ही हाथ होता है। यानी जो बड़ा से बड़ा पेड़ गिराता है, जिस कुल्हाड़ी से काट के गिराते हैं, उस कुल्हाड़ी में भी लकड़ी का ही हाथ होता है। यानी कि उसी पेड़ के एक डाल से बनाई गई कुल्हाड़ी उस पूरे पेड़ को गिराने का काम कर रही है। उसी तरह से उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी बैक्टीरिया के बॉडी से निकाल करके कोई केमिकल हम एंटीबायोटिक ड्रग बनाते हैं, जो उसी बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करता है। दिस इज द एंटीबायोटिक, नेचुरल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब जो केमिकल रिलीज करते हैं, उसी केमिकल का इस्तेमाल करके उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की प्रक्रिया को एट वेरी लो कंसंट्रेशन, इसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब एंटीमाइक्रोबियल क्या होता है, मोस्ट मीनिंगफुल टर्म इंक्लूड सिंथेटिक नेचुरल ड्रग्स लाइक अगेंस्ट माइक्रोब। देखिए अगर हम केवल बैक्टीरिया को मारने की बात करें तो होता है हमारा एंटीबायोटिक, केवल वायरस को मारने की बात करें तो होता है एंटीवायरल, हम फंगस को मारने की बात करें तो एंटी फंगल, हम प्रोटोजोआ को मारने की बात करें तो एंटी प्रोटोजोआ। लेकिन अगर पूरे को एक साथ कहा जाए कि सारे के सारे क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर आते हैं, दे आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल। जब सिंपल सा डेफिनेशन यही है आपके एंटीबायोटिक्स में और एंटी माइक्रोबियल में। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कीमोथेरेपी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों ने जाना
कि हमें किसी भी बॉडी में जो बुखार है, बीमारी है, वो बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, माइक्रोब्स की वजह से है, और इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसकी शुरुआत को 3 फेज में हम बांट सकते हैं। एक मॉडर्न फेज है, ठीक है, एक आपका पुराना फेज है, एम्पेरिकल फेज है, और एक बीच का फेज है। एम्पेरिकल पीरियड की बात करें, जो सबसे पुराना मेथड था, जब लोग माइक्रोब्स के बारे में जानते भी नहीं थे, बैक्टीरिया वायरस से कोई बीमारी हो सकती है इसके बारे में सोचते भी नहीं थे, उस समय उसे हम एम्पेरिकल पीरियड कहते हैं। उस समय क्या होता था, अलग अलग बीमारियों के लिए लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक होता है मोल्डी कर्ड, इसका इस्तेमाल करते थे फॉर चाइना में बॉयलिस के लिए। बॉयलिस क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं और बालों की जो स्कैल्प है उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। ये चाइना में बहुत खतरनाक बीमारी थी, तो लोग उसके लिए दही का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, दही में होता है गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लेकिन उस समय कोई जानता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि दही को रात भर भिगा के सुखा के जब दही फर्मेंट कर जाए, फिर उसको सर पे लगाने से ये बैक्टीरिया मरता था। ये सब एक ट्रेडिशनल तरीका था एंटीबायोटिक यूज करने का, ठीक है, तब तो कोई जानता भी नहीं था। जैसे कि इंडिया में लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी मतलब आप जानते हैं कोढ़, अब ये जो एक तरह का इन्फेक्शन है, इसके लिए चल मोगरा ऑयल का इस्तेमाल करते थे। चल मोगरा ऑयल आप जानते होंगे, हमारे जैसे मेथी आप सब्जी खाते हैं, चिनोपोडियम, मेथी के तेल से भी हम लेप्रोसी ट्रीटमेंट करते हैं, चल मोगरा ऑयल के साथ इस्तेमाल करते थे। वैसे देखा जाए तो जो चिनोपोडियम है, मैंने कहा ना जो बथुआ होता है, बथुआ जानते हैं, बथुआ जो है, अगर किसी के बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो, कीड़ा मकोड़ा हो, तो एसाइड्स वगैरह के लिए चिनोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता था। और मरकरी का इस्तेमाल करते थे फॉर सिफेलिस, सिफेलिस सब जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, उस केस में सिर्फ मरकरी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय एंटीबायोटिक के बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे। और सिनकोना बार्क का इस्तेमाल करते थे किसके लिए, फीवर के लिए, मलेरियल फीवर के लिए हम लोग सिनकोना बार्क का इस्तेमाल करते थे। यानी पहले एक हिट एंड ट्रायल बीमारी का इलाज होता था, कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि क्यों हो रहा है, क्या इन्फेक्शन है, तो उस समय इस तरह के एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते थे। फिर आया दूसरा समय आया, एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था पॉल एहरलिक, ठीक है, उनका नाम था पॉल एहरलिक। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनका माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने माइक्रोब्स की डिस्कवरी की, एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल के बारे में बताया, और सबसे पहले 1890 से 1935 तक इनके एरा को हम लोग एहरलिक एरा कहते हैं। और इन्होंने इस समय बताया कि अलग अलग जो माइक्रोब्स होते हैं वो अलग अलग तरह की बीमारी पैदा करते हैं, और एक ही दवा का इस्तेमाल करके हम सारे माइक्रोब्स को नहीं मार सकते, हमें अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग प्रकार का एंटी माइक्रोबियल ड्रग इस्तेमाल करना चाहिए। यानी उन्होंने सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब सिलेक्टिवली हमें मेडिसिन इस्तेमाल करना है, अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग मेडिसिन, मतलब माइक्रोब्स के लिए अलग अलग इस्तेमाल करना। उस समय उन्होंने डाइस का इस्तेमाल किया, अलग अलग प्रकार के स्टेनिंग टॉक्सिसिटी, कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कौन से माइक्रोब्स का इन्फेक्शन है, उसको चेक करने के लिए उन्होंने डाइस का इस्तेमाल किया। उस समय बहुत सारी डिस्कवरीज हुई इनके एरा में इसे एटॉक्सिल का खोज हुआ था स्लीपिंग सिकनेस के लिए, एटॉक्सिल का। एस्फेनामीन का इस्तेमाल 1906 में, और नियोस्फेरामीन का इस्तेमाल 1909 में हुआ था सिफेलिस के लिए। ये पहला एक तरह का एंटीमाइक्रोबियल ड्रग था जो लोगों की जानकारी में आया था। और इसके अलावा उन्होंने कीमोथेरेपी का जो टर्म है वो पॉल एहरलिक ने ही दिया था। तो काफी ज्यादा, यानी पॉल एहरलिक के जीवन काल के समय से एक तरह का डिस्कवर पूरी तरह से हो गया, लोग एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स जानने लगे, कीमोथेरेपी को समझने लगे। फिर आया मॉडर्न दौर, और फिर तो डिस्कवरी पर डिस्कवरी हो गई। 1935 से लेकर अब तक की डिस्कवरीज को हम लोग मॉडर्न कीमोथेरेपी के रूप में देखते हैं, और इसमें बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारी, मतलब हजारों के रूप में डिस्कवरी हुई। कई तरह के एंटीबायोटिक खोजे गए, उनके जनरेशन खोजे गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन, उसका मैकेनिज्म खोजा गया। फिर जो एंटीबायोटिक्स पहले केवल माइक्रोब से निकाले जाते थे, अब उसको सिंथेटिक लैब में बनाने लगे हम लोग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से, ई कोलाई की बॉडी के अंदर अलग अलग टेक्निक से हम बिना माइक्रोब्स की हेल्प से भी बनाने लग गए, सिंथेटिकली बनाने लग गए। तो ये सब मॉडर्न जमाने में आया। जैसे कुछ एग्जांपल हम खास ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे डोमाक एक साइंटिस्ट थे 1935 में, उन्होंने प्रोंटोसिल की खोज की। प्रोंटोसिल जो है वो सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स होती है, ठीक है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। वहीं फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग, चेन और फ्रोए ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1929 से 41 तक पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। पेंसिलियन रोटेटर आप जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, वो उसकी डिस्कवरी हुई। वॉक्समैन की बात करें तो उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था, जो कि बाद में टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड और क्लोरमफेनिकॉल पे इन्होंने आगे डिस्कवरी कंटिन्यू की, जिसके लिए डोमाक को, फ्लेमिंग को
वॉक्समैन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इस खोज के लिए, ठीक है। इनको फ्लेमिंग जो उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी उसके लिए उनको मिला था। उसके बाद ये धीरे धीरे होता गया। अब पिछले 50 साल की अगर हम बात करें, पिछले 50 साल का मतलब है 1975 से लेकर 2025 की बात करें, तो पिछले 50 सालों में अब सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। मतलब हमें पूरी तरह से बैक्टीरिया से ही ड्रग नहीं निकालना है, उस बैक्टीरिया से निकाल के केमिकल को लैब में हम सिंथेसाइज करके नए नए मॉडर्न एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोनोल्स हो गया, ऑक्साजोलिडीन्स हो गया। ये सब नई डिस्कवरीज हो रही हैं। ये हमने बताया थोड़ा सा आपको कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कहां से कैसे शुरू हुई। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। मैंने कहा बहुत सारे छोटे मोटे बेसिक एग्जाम आपके क्लासिफिकेशन से ही कवर हो जाएंगे, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे आप समझ आ जाएगा मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे है, जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि उस एंटीबायोटिक में कौन सा रिंग है, कौन सा साइकिल है। एक उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि उसमें बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज कर रहा है, कि प्रोटीन सिंथेसिस को डैमेज कर रहा है, कि आरएनए को डैमेज कर रहा है, कि डीएनए को डैमेज कर रहा है, कि सेल वॉल को डैमेज कर रहा है। एक मैकेनिज्म है तीसरा कि उसका स्पेक्ट्रम क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। व्हाट इज द ब्रॉड एंड नैरो? जब कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक ड्रग कई रेंज के बैक्टीरिया को, ढेर सारे बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो लिमिटेड एंटीबायोटिक्स जो है लिमिटेड बैक्टीरिया पे किल काम करते हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम हो गए। इसी तरह से ग्राम स्टेनिंग क्लासिफिकेशन है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। चलिए हम पहली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कौन से एंटीबायोटिक में कौन सी रिंग पाई जाती है, कौन सी साइक्लिक रिंग पाई जाती है, यानी कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये मैं आपको टेबल बनाकर या पूरा ग्राफ नहीं दे रहा हूं, सॉरी, आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, नाम मिलता जुलता है तो याद करने में इजी है। जैसे सल्फोनामाइड और जो है वो है सल्फोडायाजीन और डेस्पोन और पीएएस। पीएस मतलब पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। ये सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। सल्फोनामाइड एक रिंग होता है, एक साइकिल होता है, उसमें जिस रिंग में पाई जाती है वो है सल्फोडायाजीन, डेप्सोन और पैस। अगला ड्रग है डाई अमीनो पिरिमिडीन, ठीक है, डाई अमीनो पिरिमिडीन। ये पाया जाता है ट्राइमेथोप्रिन में और पायरीमेथामिन में, याद कर लीजिएगा, पायरीमेथामिन और ट्राइमेथोप्रिन में डाई अमीनो पिरिमिडीन रिंग पाई जाती है। वहीं क्विनोलोन की बात करें तो क्विनोलोन एक पुराना ड्रग है जिसमें नैलडेक्सिक एसिड पाया जाता है केमिकल, और इसमें ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन। सारे जो ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, कैडिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सब इसमें आ जाते हैं आपके क्विनोलोन कैटेगरी के ड्रग में। वहीं बीटा लैक्टम की बात करें तो पेंसिलिन, बीटा लैक्टम एक रिंग पाया जाता है, उस रिंग स्ट्रक्चर है आपका पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बाफिन। सब देखिए, यही केवल इसी टॉपिक से हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं वो फार्मासिस्ट लेवल के एग्जाम, वो जो है वो इसी क्वेश्चन से आ जाता है कि इसमें से कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इसमें से कौन सा क्विनोलोन एंटीबायोटिक है, इनमें से कौन सा टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक है। तो 4-5 एग्जांपल दिया रहेगा, आपको स्ट्रक्चर वाइज याद करना पड़ेगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन वाला है आपका डॉक्सीसाइक्लिन, इसमें टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा मतलब 4 साइक्लिक रिंग पाई जाती है। वहीं पे हम बात करें अगला क्लोरोमफेनिकॉल हो गया। अगला है अमीनोग्लाइकोसाइड। अब अमीनोग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन में, जेंटामाइसिन में और एमिकासिन में। ये तीनों ड्रग जो हैं वो अमीनोग्लाइकोसाइड इन नेचर होते हैं, इनमें अमीनोग्लाइकोसाइड रिंग पाई जाती है। वहीं पे मैक्रोलाइड की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड्स इसमें रिंग पाई जाती है, ये मैक्रोलाइड कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे हम लिंकोनसामाइड की बात करें तो क्लिंडामाइसिन आता है, नाम से मिलता जुलता है। ग्लाइकोपेप्टाइड रिंग पाई जाती है वेनकोमाइसिन में। ऑक्सोजोलिडीन पाया जाता है लिंजोलिट, लिंजोलिट एक ड्रग एंटीबायोटिक है, ऑक्साजोलिडीन रिंग पाया जाता है। पॉलीपेप्टाइड रिंग पाए जाते हैं पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टीन और बैक्टेरिसिन में। नाइट्रोफुरेंटॉन्स पाए जाते हैं नाइट्रोफुरेंट्वाइन में, ठीक है। नाम एक्चुअली मिलते जुलते हैं तो बहुत जरूरत नहीं याद करने की, आप याद हो जाएगा। जैसे कि आपका नाइट्रोमिडाजोल आपका ड्रिंक पाया जाता है मेट्रोजिल में और टिंडाजोल में। एंटी ट्यूबरकुलर निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से ड्रग है? आईएनएच है, इसको आइसोनियाजाइड कहते हैं, पायराजिनामाइड है और इथोनामाइड है। पॉलीइन रिंग पाया जाता है निस्टैटिन और एम्फोटेरिसिन बी में। एजोल रिंग पाया जाता है क्लोट्रिमाजोल और फ्लूकोनाजोल में।
अदर्स में रिफॉर्मपिसिन, इथेम्बुटॉल, साइक्लोसेरिन, ये सब अलग अलग कैटेगरी के ड्रग है। जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन बताया वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे था, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। इसको भी याद करके रखिएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहां से काफी फंस सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्लासिफिकेशन तरफ चले तो वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है कि किस मैकेनिज्म से ये बैक्टीरिया को या वायरस को या किसी भी जो आइटम है, फंगस है, माइक्रोब्स है, उसको कैसे मार रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें पहला है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर आपको वायरस का स्ट्रक्चर याद होगा तो उस वायरस के स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ एक मोटा सेल वॉल पाया जाता है और वो सेल वॉल ही उसको मजबूती देता है, वो सेल वॉल ही उसके लिए कोट का काम करता है। वायरस बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल के दम पे बचते। तो अगर कोई ऐसा एंटीबायोटिक जो सेल वॉल को डैमेज करके बैक्टीरिया को मारता है तो उसका मैकेनिज्म है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अब ये कौन कौन से ड्रग हैं? ये है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन और बेसिट्रैसिन। अब ये क्लासिफिकेशन बेटा याद कर लोगे ना तो बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम आपके आराम से निकल जाएंगे, बहुत जरूरी। इसको याद करने की ट्रिक है PCVCB। अब इसको कैसे याद करोगे? PC का मतलब होता है प्लीज कम, PC मतलब प्लीज कम, आइए, और VC मतलब B मतलब वॉल, V से वॉल कर लीजिए, C से हो जाए क्रशर और B से ब्रिंग, यानी आइए और बैक्टीरिया के दीवार को क्रश कर दीजिए। आप इसको कह सकते हैं वॉल क्रश बैक्टीरिया, PCVCB, ये वर्ब याद कर लो। PCVCB मतलब प्लीज कम, आइए, और वॉल क्रश बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के वॉल को क्रश कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे कैसे याद करेंगे? P फॉर हो गया पेनिसिलिन, C फॉर हो गया सिफेलोस्पोरिन, V फॉर इज द वैनकोमाइसिन, C फॉर साइक्लोसेरिन एंड B फॉर बेसिट्रैसिन। ये ट्रिक के जरिए अगर आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है, अब अगर मान लीजिए कि आपका बैक्टीरिया सेल वॉल आप नहीं डैमेज कर पाए तो सेल वॉल के अंदर होता है छोटा सा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को पंचर करके, सेल मेम्ब्रेन को लीक करके भी आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है पॉलीमिक्सिन, कोलेस्टिन, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन। ये सारी की सारी दवाइयां जो है वो सेल मेम्ब्रेन को लीक करके काम करती। इसको याद करने का ट्रिक है पैनिक मेम्ब्रेन लीक। जब भी किसी व्यक्ति का मेम्ब्रेन लीक हो जाए, आप कहीं शादी ब्याह में जाए, आप जो कपड़ा पहने हैं आपका कपड़ा कहीं से फट जाए, आपका मेम्ब्रेन फट जाए तो आप शादी में बड़े घबरा जाते हैं, आप बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक, जब भी वर्ड आपको याद आए कि मेम्ब्रेन लीक हो रहा है यानी कपड़ा फट रहा है तो आप पैनिक होने वाले हैं, तो आपको वर्ड याद करना है पैनिक। दिस इज पैनिक। अब पैनिक में जो पी वर्ड है वो है पॉलीमिक्सिन के लिए, जो ए वर्ड है वो है आपके एम्फोटेरिसिन के लिए, और जो निक है NI है वो वर्ड है आपके निस्टैटिन के लिए, और लास्ट का जो C वर्ड है वो है कोलिस्टिन के लिए। तो पैनिक वर्ड से आप इन चारों एंटीबायोटिक को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, अब अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन भी आप नहीं लीक कर पाए, सेल वॉल, तो अब अंदर चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जहां पे उसके DNA RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, खासतौर पे RNA से। अब हम यहां पे अगर उसके RNA को डैमेज कर दें, RNA कहां बनता है? राइबोसोम में। अगर हम उसके राइबोसोम को डैमेज कर दें, अब आपको पता है कि राइबोसोम में भी दो पार्ट होता है, एक होता है 30S, एक होता है 50S। अब इस राइबोसोम को अगर हम डैमेज कर दें तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रहेगा, उसके अस्तित्व नहीं बचेगा। तो अगला तरीका है प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और राइबोसोम भी दो प्रकार के, 30S और 50S। जैसे टेट्रासाइक्लिन 30S पे एक्ट करता है, यानी राइबोसोम के 30S यूनिट को इनहिबिट करता है। वहीं पे क्लोरोफेलिकॉल 50S को, मैक्रोलाइड क्लिंडामाइसिन 50S को, और लिंजोलिड भी 50S को। बस ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्रोलाइड किस पे काम करता है, टेट्रासाइक्लिन किस पे, टेट्रासाइक्लिन किस पे काम करता है, क्लोरोफेलिकॉल 30 या 50S। इसको याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है टेट 30S क्लैम 50S। ठीक है, आपको याद करने का इसका ट्रिक है टेट 30S क्लेम 50S। यानी आप किसी जगह पे गए और आपने कोई सामान 30 रुपए का खरीदा
और अपने घर वालों से कहा कि हमको 50 रुपए का पड़ा है, पापा पैसा और दे दो। तो आपने टेट किया यानी शॉपिंग किया आपने 30 रुपए का, क्लेम किया आपने 50 रुपए का। तो टेट का मतलब टेट्रासाइक्लिन 30 इयर्स, और क्लैम मतलब CLAM, C फॉर क्लोरमफेनिकॉल, L फॉर लिंजोलिड, ठीक है। A फॉर आपका हो गया यहाँ पे हमारा यहाँ पे A फॉर हो गया सारे मैक्रोलाइड्स के लिए, ठीक है। M फॉर हो गया मैक्रोलाइड, और A फॉर आपका कहां पे हो गया, यहाँ पे A जो है C के साथ मिलकर जाएगा, वो है आपका क्लिंडामाइसिन, और क्लोरमफेनिकॉल को हम यहाँ पे Cl से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मिसरीडिंग ऑफ mRNA। अब अगर mRNA जो आपको पता है कि आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है mRNA, और अगर mRNA को आप डिस्टर्ब कर दें, mRNA का सीक्वेंस आप गड़बड़ा दें, तो प्रोटीन जो बनने वाला है वो गलत प्रोटीन बनेगा, मिस कोडिंग हो जाएगी, और मिस कोडिंग से भी बैक्टीरिया मर सकता है। तो इसका होता है मिसरीडिंग ऑफ mRNA, इसको या परमिबिलिटी को इनहिबिट करना। इसका एग्जांपल है अमीनोग्लाइकोसाइड, 30 साइडल्स होते हैं, ये mRNA के 30 साइड पे काम करते हैं। एक ही ड्रग था, इसे फिर ट्रिक नहीं बताया हूं। अगला होता है डीएनए गायरेज इनहिबिटर, जो डीएनए एंजाइम गायरेज को इनहिबिट करता है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। आपके सारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारे के सारे ड्रग्स आपके डीएनए गायरेज इनहिबिटर कैटेगरी में आते हैं। अगला है आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, जो आरएनए है उस पे पॉलीमराइज होता है प्रोटीन बनने के लिए, अगर आप उसको ब्लॉक करते हैं तो वो है रिफाम्पिसिन। अगला है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, बैक्टीरियाज में जो डीएनए होते हैं वो आरएनए में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिससे वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है। तो बैक्टीरिया, वायरस की बात कर रहा हूं, वायरस में डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होने से रोकने को हम डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर कहते हैं, वो हमारा एसाइक्लोविर और जिडोविडीन। इसको याद करने की ट्रिक है A to Z जीएनए स्टॉप, A to Z, A फॉर एसाइक्लोविर और Z फॉर जिडोविडीन, ये सारे के सारे डीएनए को स्टॉप करते हैं। कुछ और भी हैं जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारा जो बैक्टीरिया वायरस है वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कुछ मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे फोलेट सिंथेसिस करता है, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म जो है, इसके बीच में किसी भी प्रोसेस को अगर आप रोक रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे कि आपका सल्फोनामाइड जो है वो पाबा को इनहिबिट करता है, पैरामिनोबेंजोइक एसिड एनालॉग ड्रग होते हैं, ट्राइमेथोप्रिन, पायरेथ्रिमेथिन और मेट्रोनिडाजोल, ये सारे के सारे जो ड्रग हैं ये इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है एसटीपीएम। एसटीपीएम मतलब स्टॉप द पाथवे मेटाबॉलिज्म। भाई मैकेनिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म को रोकना, पाथवे को रोकना, तो एसटीपीएम मतलब स्टॉप द पाथवे मेटाबॉलिज्म। अब एस फॉर सल्फोनामाइड, टी हो गया, ठीक है, टी फॉर ट्राइमेथोप्रिन, पी फॉर पायरेथामीन और एम फॉर मेट्रोजिल। आप एसटीपीएम करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है बाई एक्टिविटी अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो अगली क्लासिफिकेशन है ये मैंने आपको बताया था ना कि किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सब की बात करें तो इसे हम एंटी माइक्रोबियल कह सकते हैं। लेकिन अगर इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दे, जैसे अगर बैक्टीरिया को मारते हैं तो एंटी बैक्टीरियल, एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड। अगर केवल फंगस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटी फंगल ड्रग, फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन बी, एजोल। वायरल के लिए तो एंटी वायरल एसाइक्लोविर, एंटी प्रोटोजोअल फॉर क्लोरोक्वीन, मेट्रोजिल, और एंटी एल्मेंथिक के लिए मेबेंडाजोल, डीसी, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल का, कि किस प्रकार के माइक्रोब्स को हम ठोक ठाक के बराबर कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम वाइज, मैंने आपको बताया था ना कि अगर ज्यादातर बैक्टीरिया को मार सकता है, ग्राम पॉजिटिव को भी, निगेटिव को भी, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को मारता है या सिर्फ ग्राम नेगेटिव को मारता है, दिस इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में नैरो स्पेक्ट्रम हमारा होता है पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, दीज आर द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसको भी याद करने की आपको ट्रिक तो चाहिए ही होगी। जी हाँ, इसका ट्रिक है नैरो पैसे स्मॉल, ठीक है। जो नैरो होते हैं, जो पैसे होते हैं वो नैरो होते हैं, और जो ट्रक होता है वो बड़ा होता है। आपको याद रखना है, पैसे छोटे होते, एक आपके पास दो गोला बना दूं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने दो गोला बना दूं भाई साहब, एक गोला ये और एक गोला ये, तो
तो एक गोला है क्वाइन, जिसको हम बोल सकते हैं सिक्का या पैसे, और दूसरा है बड़ा सा ट्रक का टायर, इसको हम बोल सकते हैं ट्रक। तो ट्रक का टायर बड़ा होता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए है, पैसे छोटे होते हैं तो नैरो स्पेक्ट्रम के लिए। अब पैसे की याद करने की ट्रिक है पैसे, PSE, P फॉर आपका हो गया P पेंसिलिन, S फॉर सल्फोनामाइड, और E फॉर आपका हो गया इरिथ्रोमाइसिन, और TC मतलब ट्रक मतलब TC, और TC का होता है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है टाइप्स ऑफ एक्शन के बेसिस पे। अब ये समझिए एक्शन क्या है। देखिए दो तरीके से काम होता है। एक एंटीबायोटिक वो होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, यानी जितना बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा था, बहुत तेजी से उसकी संख्या बॉडी में बढ़ रही थी, उसके ग्रोथ को रोक देता है, उसके रिप्रोडक्शन को रोक देता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। उसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब संख्या को रोक देना। और एक होता है जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से निपटा देता है, मार देता है, जिसे कहा बैक्टीरिसाइडल। ये क्लासिफिकेशन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो दिस इज द सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, लिंजोलिड, एथम्ब्यूटाल, ये सारे के सारे बैक्टीरिसाइडल होते हैं। बैक्टीरिया को पूरी तरह से नहीं मारते हैं, उसकी संख्या को बढ़ने से रोक देते हैं। अब अगर आपको यह सब याद करना है तो इसकी ट्रिक है स्टैटिक। रोकने वाला मतलब स्टैटिक। स्टैटिक स्टूडेंट स्टैक मेनी क्लीन लेक्चर। जो स्टैटिक बच्चे होते हैं वो कई सारे क्लीन लेक्चर्स को स्टैक छोड़ देते हैं। यहां से आप STACCLE से आप याद कर सकते हैं। और बैक्टीरिसाइडल की बात करें, जो बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने से पूरी तरह से रोक दे, किल कर दें, वो है पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाम्पसिन, मेट्रोजिल, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, क्लोट्रिमोक्साजोल। अब इसको याद करने का ट्रिक है साइडल यानी किल। तो ट्रिक है वेपोराइज्ड क्राइम, किल विथ वेपोराइज्ड क्राइम। इस ट्रिक के जरिए आप इस पूरे ड्रग्स को याद कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। अगला है एंटीबायोटिक किस सोर्स से प्राप्त हुआ है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। मैंने कहा ना कई सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्लासिफिकेशन है कि एंटीबायोटिक्स प्राप्त कहां से हुआ है, किस प्रकार के ऑर्गेन माइक्रो ऑर्ग से प्राप्त हुआ है। तो फंगी से मिलने वाले हैं पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रिसोफल्विन, जो फंगस से मिलते हैं। बैक्टीरिया से मिलने वाले एंटीबायोटिक्स हैं पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टीन, बैक्टीरिसिन, एजिट्रोनॉन और थायरोथ्रिसिन। ये नाम याद कर लीजिएगा सारे के सारे। और एक्टिनोमाइसिस या स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलने वाली जो एंटीबायोटिक है वो अमीनोग्लाइकोसाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, माइक्रोलाइड है, पॉलीइंस है और क्लोरमफेनिकॉल है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे एंटीबायोटिक्स जो है कहां से मिलते हैं। तो ये कुल F यानी कुल 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए एंटीबायोटिक्स का। और इन क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर जो एग्जाम छोटे लेवल के होंगे तो बहुत डीप में नहीं पढ़ना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स, इस क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अब अगला है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एंटीमाइक्रोबियल ड्रग यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान तो रेजिस्टेंस का है। तो उन टॉक्सिसिटी की बात कर लें तो टॉक्सिसिटी कई प्रकार की हो सकती है। पहले तो लोकल, जहां पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट खिला रहे हैं, वहां पे क्या दिक्कत हो सकती है भाई, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। अगर आप टैबलेट के फॉर्म में खा रहे हैं तो बहुत से आपके पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन करेंगे, इसलिए आपको हमेशा गैस की दवा साथ में ऐड की जाती है। अगर आप किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं IM तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा घाव हो जाए, दर्द हो, और थ्रोम्बोफ्लेटिस भी हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को IV ड्रग दी जा रही है। तो ये कुछ लोकल इरिटेंसी है जहां पे लगाई जा रही है। हायर इरिटेंसी की बात करें जैसे एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, क्लोरोफेनिकॉल, ये सारे के सारे ड्रग्स जब भी इस्तेमाल किए जाते हैं ये आपको लोकल एरिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। वहीं पे सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी की बात करें कि अब ये आपके बॉडी में जाकर के आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। उसमें से पहला है हाई थेरेपेटिक इंडेक्स वाला, जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स ज्यादा होगा वो सेफर ड्रग में आती है, यानी उसके डोज को ऊपर नीचे करके भी आप खा सकते हैं। एग्जांपल पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे थोड़ा सा हाई थेरेपेटिक इंडेक्स है तो थोड़ा सेफर ड्रग है। और कुछ मॉडरेट है जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स थोड़ा सा कम है। मॉडरेट मतलब डॉक्टर के प्रिकॉशन पे आप ध्यान देकर इसको खा सकते हैं। जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, इससे ओटोटॉक्सिसिटी होती है, अगर व्यक्ति को किसी को सूट ना करे तो उसके कान से आवाज जा सकती है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो लीवर को डैमेज करता है, नेफ्रॉन को डैमेज कर सकता है। क्लोरमफेनिकॉल जो है बोन मैरो सप्रेशन कॉज कर सकता है।
वहीं पे ऐसी ड्रग भी है जो वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली है, जो बिल्कुल सेफ नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड यूज है, बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर की निगरानी को आपको नहीं खाना है। जैसे पॉलीमिक्सिन, ये आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी या न्यूरो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। वेनकोमाइसिन कान को बहरा कर सकता है। एम्फोटेरिसिन भी आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, बोन मैरो को डैमेज कर सकता है। और कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देखे जाते हैं एंटीबायोटिक के साथ। बहुत सारे एंटीबायोटिक अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको लगाने के बाद या खाने के बाद आपके बॉडी में बहुत सारी एलर्जिस रिएक्शन दिखने लगती है, उसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। इसे अनप्रेडिक्टेबल होता है, रैसेस, अर्टिकेरिया, ये सब आती है। कौन कौन सी मेडिसिन के साथ कॉमन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? जैसे कि पेनिसिलिन के साथ, सिफेलोस्पोरिन के साथ, सल्फोनामाइड के साथ और फ्लोरोक्विनोलोन के साथ। यानी ऐसे एंटीबायोटिक जब भी किसी व्यक्ति को इस्तेमाल कीजिए तो सबसे पहले आप उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट कर लीजिए उसकी बॉडी पे। ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो एंटीमाइक्रोबियल बॉडी में लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर या प्रॉपर यूज ना करने पर, उसके कोर्स को पूरा ना करने पर वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, फिर आपकी बॉडी में वो असर नहीं करता, क्योंकि आपकी बॉडी की जो बैक्टीरिया है वो उसके खिलाफ एक डेवलप कर लेते हैं अच्छा मैकेनिज्म उससे लड़ने का। तो नेचुरल रेजिस्टेंस के आपका कुछ लोगों में इनहेरिटली होता है कि पहले से कोई भाई उनके खानदान में इस दवा किसी को सूट नहीं करता। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पेनिसिलिन के साथ रेजिस्टेंट है। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ ऑटोमेटिक नेचुरली रेजिस्टेंट है, वो काम ही नहीं करेगा। जैसे एरोब्स के साथ जो है मेट्रोनडाजोल नेचुरली काम नहीं करेगा, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के साथ रेजिस्टेंट है, ये नेचुरली रेजिस्टेंट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसके साथ काम नहीं करेगा। कुछ एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, यानी अगर आप उस दवा को प्रॉपर खा रहे हैं, आपने कोर्स पूरा नहीं किया, लंबे समय तक खाए छोड़ दिए, खाए छोड़ दिए, खाए छोड़ दिए, तो वो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। जैसे स्टेफिलोकोकस, ई कोकाई, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के साथ हाईली रेजिस्टेंस है। इसलिए व्यक्ति कहते हैं कि किसी को टीबी का मरीज है, दवा नहीं स्किप करनी है, ठीक है, ध्यान देना है। और कुछ जैसे गोनोकोकाई वगैरह का ये एग्जांपल हमने आपको पैटर्न बता दिया। अब मैकेनिज्म की बात कर लें कि क्यों किसी व्यक्ति को एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि जो आपके अंदर आप जिससे लड़ रहे हैं ना वो कोई निर्जीव व्यक्ति नहीं, वो सजीव है, वो बैक्टीरिया वायरस है। जैसे आपको कोई व्यक्ति रोज मार रहा है, रोज परेशान कर रहा है, आप कमजोर हैं, तो एक न एक दिन आप अपने अंदर वो शक्ति डेवलप कर लेंगे कि या तो वो मारेगा, आपको असर नहीं होगा, या आप उससे कैसे लड़ सकते हैं, आप अपने अंदर वो क्षमता पैदा कर लेंगे। उसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस भी अपने अंदर ऐसी क्षमता डेवलप कर लेते हैं कि जो एंटीबायोटिक आपके ऊपर इस्तेमाल की जा रही है वो उससे लड़ सके, उसके विरोध कर सके, उससे जीत सके। इसमें कई टेक्निक है। पहला बाय म्यूटेशन। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अक्सर अपने जीन के अंदर म्यूटेशन करके अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपका वो एंटीबायोटिक उस पर काम ही ना करे। फॉर एग्जांपल इंटरोकोकाई जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, स्टेफिलोकोकाई रिफाम्पिसिन के साथ, ये देखा गया है कि अपने जीन में म्यूटेशन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा है जीन ट्रांसफर। कभी कभी क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, जीन ट्रांसफर कर लेते हैं बाय द प्लाज्मिड के जरिए, ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, तो ये बहुत तेजी से फैलने लगते हैं और हाई लेवल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इसमें देखा गया है। क्रॉस रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस 1 AMA रेजिस्टेंट टू रेटेड AMA, मतलब अगर किसी भी एक ड्रग का आपके बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, आपकी बॉडी के बैक्टीरिया ने किसी एक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, तो अब उस कैटेगरी की बाकी दवाइयां भी आपको काम नहीं करेंगी। यानी किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए ओफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस हो गया तो उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कुछ काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल सभी सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्रॉस रेजिस्टेंस हो करते हैं। कुछ होते हैं पार्शियली क्रॉस रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकल के साथ, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस होता है लेकिन पार्शियली होता है, ठीक है, वन वे क्रॉस। अब प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, अगर आपको ड्रग रेजिस्टेंस रोकना है, एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल करना है, तो आप इनडिस्क्रिमिनेट प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक यूज, जैसे आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं गांव देहात में, वो आपको सर्दी की दवाई 2 दिन दिया, 2 एंटीबायोटिक लगा दिया, जबकि एंटीबायोटिक का कोर्स होता है यार 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, उससे कम ज्यादा खा के 2 दिन खा के छोड़ रहे हैं, आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। नैरो स्पेक्ट्रम की ड्रग को हमेशा प्रेफर आप करिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन थेरेपी हमेशा यूज करने पर ये सब कारणों से या कई दिक्कतों के कारण से हम ड्रग रेजिस्टेंस को यहां से हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, कभी कभी आप एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं, किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देखें भैया इसके तो साथ साथ कोई नई बीमारी शुरू हो गई, कुछ नई दिक्कतें शुरू हो गई। दिस इज कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। न्यू इन्फेक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग AMA थेरेपी। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के दौरान हमने देखा एक नई तरह की दिक्कत पैदा हो गई, उसी को हम सुपर इन्फेक्शन कहते हैं।
सप्रेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, लॉस ऑफ कोलिनाइजेशन रेजिस्टेंस, मोर कॉमन विथ ब्रॉड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने पे ज्यादा देखा गया है, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, इन सब के साथ ज्यादा देखा गया है सुपर इन्फेक्शन। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, तो बॉवेल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिससे इसका रिस्क बढ़ता है। जैसे एम्पिसिलिन इज ग्रेटर रेजिस्टेंस डेवलप करता है अमोक्सिसिलिन से, टेट्रासाइक्लिन ज्यादा रेजिस्टेंस वो करता है क्लोरोफेनिकॉल से। ये चीजें देखी गई। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि ओरोफेरिंक्स, इंटेस्टाइन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, स्किन ज्यादा इफेक्टेड होती है। ठीक है, कुछ कॉमन यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि सुपर इन्फेक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, क्या दिक्कत होती है। जैसे कैनिडा एल्बिकेंस है, स्टेफिलोकोकी है, क्लोस्ट्रिडियम है। ये टेबल याद कर लीजिएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स ज्यादा सुपर इन्फेक्शन शो करते हैं और कौन कौन सी दिक्कतें शो करते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है, हम क्या दे सकते हैं उसके केस में। ये टेबल एक बार देख लीजिएगा तो आपके क्वेश्चंस कुछ यहां से भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, सुपर इन्फेक्शन रोकने के लिए हम कौन सा मेडिसिन यूज कर सकते हैं ये हमने यहाँ पे बता दिया। देखिए, ये हमने अभी जो एंटीबायोटिक का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको एक ही पार्ट में कवर किया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो छोटे मोटे एग्जाम है ना, वो आपके केवल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर से ही खत्म हो जाए, बाकी हमें छूना ही ना पड़े। लेकिन आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ इस पर हाई लेवल की, मैं पढ़ाऊंगा आपको सारा। तो अभी इसका एक पार्ट और आएगा जनरल इंट्रोडक्शन वाले का, लेक्चर नंबर 42। उसके बाद हम इन दोनों लेक्चर को मिला के आपके एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसमें एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अगले लेक्चर के बाद आपके मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा दोनों को मिला करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में।